आइए हम प्रेशर बेल्ट को अच्छे से समझते हैं। प्रेशर बेल्ट में आप समझने की कोशिश करिएगा, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिलेगा। इसमें आपको ITCZ कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ जो ट्रेड विंड था, पिछली वीडियो कट गई थी, तो ट्रेड विंड और ट्रेड विंड नॉर्थ का और साउथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर का जब ट्रेड विंड आपस में मिलते हैं तो ITCZ के पास मिलते हैं। आप इसे यहाँ ऐसे समझ सकते हैं। ITCZ क्या है? ITCZ जिस क्षेत्र में नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड मिलती है उसे हम ITCZ कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है इसे ITCZ। और 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में आपको डोल्ड्रम मिलेगा, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स कहा जाता है। और मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम बताना चाहेंगे आपको, ट्रेड विंड जो रहती हैं वो ईस्टर्ली चलती हैं। ईस्टर्ली मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पूर्व की तरफ चलती हैं। ईस्टर्ली मतलब ईस्ट के वेस्ट की तरफ चलती हैं। जहाँ की हवाएं चलती हैं वहाँ के उनका नाम रहता है। तो ईस्टर्ली चलती हैं, ईस्ट के वेस्ट की तरफ चलती हैं। ठीक है, इधर मतलब कि पश्चिम के पूर्व की तरफ आपको, पश्चिम से पूर्व की तरफ, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगी, क्योंकि जहाँ की हवाएं चलती हैं उनका उन्हीं के नाम रहता है। तो ईस्टर्ली है मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको चलेंगी। ओके, ट्रेड विंड में ईस्टर्ली चलती है। इसके बाद हॉट लैटिट्यूड आता है जो कि 30 से 35 बीच के बीच में रहता है। यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट मिलता है। और 30 से 35 के बाद आपका 35 से 60 के बीच में वेस्टर्ली चलती है। वेस्टर्ली मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वेस्ट है मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगी। वेस्टर्ली पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगी। और 60 के 65 बीच में आपको लो प्रेशर मिलेगा, इसे हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। ये एक, और फिर लास्ट में आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपका इक्वेटोरियल बेल्ट है ये थर्मल टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर मिलता है। वहीं पर आपका जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये आपका डायनेमिक की वजह से, मतलब गतिजन्य की वजह से यहाँ पे आपको हाई प्रेशर बेल्ट मिलता है। वहीं पे आपका जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये आपका डायनेमिक है। और लास्ट में जब हम जाएंगे पोलर की तरफ, ये भी आपका थर्मल है, यहाँ पे टेम्परेचर कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर आपको मिलता है। ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे आपको हाई प्रेशर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मुख्य इनके फेरल शेल हैं, शेल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका हेडली शेल पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में। यही आपका नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में रहेगा, इसे हम हेडली शेल कहते हैं। फिर फेरल शेल आता है जो कि आपका 35 से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ मिलेगा, 60 डिग्री लेटीट्यूड पर। ठीक है, फिर आपका पोलर शेल आता है जो कि आपका 60 डिग्री से लेकर या 65 डिग्री से लेकर आपका क्या कहते हैं पोलर की तरफ आपको मिलेगा। इसे हम पोलर या बर्कनीज शेल भी कहते हैं। ओके, पोलर के अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो इसका शेल रहता है, जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसे हम जेट स्ट्रीम के रूप में जानते हैं। तो जो ऊपर रहता है उसे पोलर जेट स्ट्रीम या रॉक्सबी वेव जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जेट स्ट्रीम की खासियत रहती है 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो तेज हवाएं चलती हैं वो पोलर जेट स्ट्रीम के अंतर्गत रखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर की तरफ जब जाएंगे तो इसे हम सब ट्रॉपिकल वेस्टल फेरल की तरफ देखेंगे। फेरल वाला जो टॉप वाला रहेगा इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं, या फिर इसे टेम्परेट रीजन ये कहा जाता है। आपका 40 से 60 के बीच में टेम्परेट रीजन है। और 30 से 35 के क्षेत्र वाले को हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपका इक्वेटर से लेकर हेडली शेल के ऊपर वाली स्थिति ये आती है आपकी। नीचे बढ़ते हैं आप। अब हम ध्यान दीजिएगा, एक होता है वेस्टर्लीज। इसमें साउथ हेमिस्फीयर में क्या खासियत होती है कि वेस्टर्लीज में रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फ्यूटिव्स एंड शिर्किंग खिस्टीज, मतलब रोरिंग फोर्टी मतलब खिस्टी 60, 50 और 40 करके ऐसे इनका चलता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। ठीक है, वेस्टर्लीज में। और ये ट्राई सेलुलर जो मॉडल है हेडली, फेरल एंड वाल्कर, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हेडली शेल या इसे हम ट्रॉपिकल शेल कह सकते हैं। ठीक है, जो आपका इक्वेटर के पास ट्रेड विंड के एरिया में रहता है। फिर फेरल या टेम्परेट, या फिर इसे हम कह सकते हैं वाकर शेल। ध्यान दीजिएगा, वाकर शेल दक्षिणी मतलब साउथ हेमिस्फीयर में पैसिफिक ओशियन शेल में हम वाकर शेल पाए जाते हैं। जब एल नीनो ला लेना पड़ेंगे तो आपको वाकर शेल मिलेगा। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में फेरल शेल में। और पोलर शेल या बर्कनीज शेल जो रहता है वो एकदम नीचे मतलब ध्रुव के पास पाया जाता है। ठीक, ये आपका शेल हो गया। हाँ, ये वेस्टर्ली जो चलता है साउथ हेमिस्फीयर में, यहाँ पे वाटर बॉडी अधिक होने की वजह से ये वेस्टर्ली रोरिंग 40, फ्यूरी 50, खिस्टा 60, पचाखा करके जो चलता है बहुत तेज, ये यहाँ पे जल की अधिक की वजह से यहाँ पे बहुत तेजी से ये चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज में यही सब है और कुछ तो नहीं दिख रहा। ठीक है,
अब हम जनरल कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल समझने की कोशिश करते हैं समान परीक्षण से। एक होता है यूनिक सेलुलर मॉडल, जिसे हम थर्मल कैलकुलेशन मॉडल कहते हैं, मतलब टेम्परेचर के आधार पर ही बांटा गया है। देखिए कि आप इक्वेटर पर लो प्रेशर और वहां पे पोलर के पास हाई प्रेशर पाए जाएंगे। ये नॉन रोटेटिंग के अर्थ के आधार पर रखा गया था, मतलब बिना अर्थ के, मतलब कि बिना रोटेशन के, मतलब बिना डायनेमिक की स्थिति है। यहाँ पे थर्मल वाली बात आ रही, टेम्परेचर पे प्रभाव डाल रहा है। टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर इक्वेटर के पास है और हाई प्रेशर आपका पोल के पास है, डायनेमिक की स्थिति नहीं है। वहीं यूनिसेलुलर मॉडल जो थर्मल सर्कुलेशन मॉडल है, ये रोटेटिंग एक दूसरा मॉडल है जो कि हेडली ने निकाला था 1735 में ऑन कोरियालिस इफेक्ट की वजह से। ये जो डायनेमिक स्थिति पैदा हो रही है रोटेटिंग की वजह से, ठीक है, कोरियालिस इफेक्ट पड़ रहा है अर्थ रोटेटिंग की वजह से, ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर पोलर और इस पे पाया जा रहा है इक्वेटर के पास, इन सबकी व्याख्या हेडली ने की थी। ये पूछा भी था कि यूनिसेलुलर मॉडल किसने दिया था, हेडली ने दिया था, हाई प्रेशर लो प्रेशर पोलर और इक्वेटर के पास, ये सब बातें रखी थी। ट्राई सेलुलर मॉडल मैंने बता ही दिया, हेडली फेरल एंड पोलर हो गया, ठीक। फिर वेब थ्योरी मॉडल था, फिर ग्लोबल कंप्यूटर मॉडल था, जीसीएम करके, ऐसे ही बहुत सारे मॉडल थे, बहुत ही नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक मोशन को, वायुमंडलीय गतियों को समझने की कोशिश करते हैं। वायुमंडलीय गतियों में सबसे पहले हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को समझते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट कहने का मतलब, प्रेशर ग्रेडियंट मैंने अभी बताया था दाब प्रवणता। जब किसी दो, मतलब कि एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं चलती हैं, उसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये जो हवाएं हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही चलती हैं, तो इसलिए कहते हैं ये विंड की स्पीड को बढ़ाती हैं और घटाती भी हैं। जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जब जितना ज्यादा आइसोबार जितना नजदीक रहेगा, उतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि विंड स्पीड अधिक पाई जाएगी, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट पाया जाएगा। वहीं जितना जेंटल होगा, लो होगा, उतना ज्यादा वह कम पाया जाएगा। आप इसे फिर किसमें समझ सकते हैं, मैंने अगली वीडियो में बताया था। कहने का अर्थ हुआ कि 1010 से 1018 के बीच में देख रहे हैं आप आइसोबार लाइन है, ठीक है, तो 1018 16 14 करके इसमें देख रहे हैं गैप ज्यादा मिल रहा है। तो आपको जितना ज्यादा गैप, तो इसमें जो है एयर प्रेशर जो है आपका बहुत दूर पर है, आइसोबार लाइन जो है बहुत दूर पर है। तो 1018 से 1010 में तो आपका लो ग्रेडियंट मिलेगा, विंड की स्पीड जो है स्लो रहेगी, विंड वेलोसिटी। वहीं पर 1018 की लाइन देखिए यहाँ पे है, और फिर 1010 की लाइन ये है। इतने आपका अंतर आ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है बहुत कम पाया जा रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको स्टीप ग्रेडियंट, तीव्र विंड चलेंगी, विंड वेलोसिटी यहाँ पे हाई पाई जाएगी, और यहाँ पे विंड वेलोसिटी आपकी लो पाई जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कहते हैं कि विंड की जो प्रभाव रहता है, मतलब ये हमारे विंड की स्पीड को बढ़ाती है, वो कम करती है प्रेशर ग्रेडियंट जो फोर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए एयर प्रेशर, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट वायुदाब प्रवणता एवं पवन वेग में धनात्मक संबंध होता है। कहने का अर्थ हुआ कि जितना ज्यादा हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच रहेगा, उतना ज्यादा पवन की स्पीड भी मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि दाब प्रवणता अगर अधिक होगी तो वायु का स्पीड भी अधिक होगा, मतलब कहने का मतलब हाई प्रेशर जितना ज्यादा अधिक होगा, वायु की स्पीड भी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो दाब प्रवणता अगर कम होगी तो वायु वेग भी कम होगा आपका। ये इसमें बातें रखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा आता है आपका हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम कहने का अर्थ हुआ कि इसमें क्या होता है, जब अपवर्ड एयर प्रेशर ग्रेडियंट एंड डाउनवर्ड एयर प्रेशर ग्रेडियंट जो है, ये गुरुत्व बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से संतुलित बराबर हो जाए। कहने का अर्थ यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मतलब लो प्रेशर मान लीजिए धरातल पे है और अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। वहीं आपका ग्रेविटी फोर्स जो ऊपर से है वह इसे रोक ले रही है, तो ये संतुलन बराबर हो जाता है। मतलब जितना फोर्स ऊपर उठाने के लिए लगाया जा रहा है, उतना ही फोर्स नीचे बैठाने के लिए भी लगाया जा रहा है, तो इक्वल संतुलन की स्थिति आ जाती है। आप इसे यहाँ के अच्छे समझ सकते हैं, जब ऊपरी मुखी मतलब अपवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड डाउनवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स गुरुत्व बल संतुलित हो जाते हैं, गुरुत्व बल को अर्थात बराबर हो जाते हैं। संतुलित मतलब बराबर हो जाते हैं, ऊपर से जो नीचे जो जा रहा है और ऊपर से जो लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना नीचे की तरफ, धरातल की तरफ, तो वो रोक देता है, तो इक्वल की स्थिति आ जाती है। तो जो लंबवत गतिवर्ध होता रहता है नीचे से वर्टिकल डायरेक्शन, वह शून्य हो जाता है, रुक जाता है, तो ऊपर की तरफ जो जा रहा था वह शून्य हो जाता है, इक्वल स्थिति आ जाती है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स के बीच जब संतुलन की स्थिति को हम हाइड्रोस्टैटिक संतुलन, हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस कहते हैं। अब आते हैं जीजी कोरियालिस फोर्स को समझते हैं। कोरियालिस फोर्स जीजी कोरियालिस ने नहीं दिया था, ये विंड के डायरेक्शन दिशा को डिफ्लेक्ट कर देती है। ध्यान दीजिएगा, कोरियालिस फोर्स विंड के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देती है, बल्कि वह कहिए कि कोरियालिस फोर्स, इसीलिए कोरियालिस फोर्स को हम डिफ्लेक्शन फोर्स भी कहते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, डिफ्लेक्शन फोर्स लिखा क्योंकि वह मोड़ देती है। कोरियालिस फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोरियालिस फोर्स अपने आप में कोई बल नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी की जो मतलब की घूर्णन गति है, मतलब कि वह जो रोटेशन वाली स्थिति है, उसका ये इफेक्ट है, प्रभाव है। इसलिए हम कोरियालिस फोर्स को की जगह हम कोरियालिस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। कोरियालिस इफेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की रोटेशनल की वजह से ये प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। कोरियालिस फोर्स किसी भी वस्तु पर मतलब ऑब्जेक्ट पर तब प्रभावशाली होती है, मतलब इफेक्टिव होती है, जब वह वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट गतिशील इन मोशन में हो, वह एक मोशन में हो, तब वो कोरियालिस इफेक्ट प्रभाव डालती है। कोरियालिस फोर्स वायु की दिशा मतलब विंड की डायरेक्शन को प्रभावित करती है। ध्यान दीजिएगा, विंड का जो डायरेक्शन है उसको घुमाने में प्रभावित करती है, न कि वायु वेग विंड स्पीड को नहीं बढ़ाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी पूछता है कि क्या कोरियालिस फोर्स विंड स्पीड को प्रभावित करती है? नहीं, कोरियालिस फोर्स विंड के डायरेक्शन को विक्षेपित करती है, इसलिए हम डिफेक्टिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु की दिशा विंड की जो डायरेक्शन है उसको विक्षेपित करती है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको विंड की जो डायरेक्शन है वह दाहिनी ओर मतलब राइट हैंड की तरफ ले जाएगा, और साउथ हेमिस्फीयर में वह बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ वो घुमा देता है। यही इसकी विक्षेपण की दिशा विक्षेपित करता है। कोरियालिस फोर्स के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड का निर्धारण विंड स्पीड द्वारा किया जाता है। मतलब जितना ज्यादा विंड स्पीड रहेगा उतना ज्यादा वह घूमेगी। ठीक है, डायरेक्शन को मूव करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। यदि देखिए एग्जाम्पल के लिए, यदि पवन वेग अधिक होगा मतलब विंड स्पीड अधिक होगा, तो कोरियालिस इफेक्ट प्रभाव द्वारा पवन की दिशा में विक्षेपण मतलब डिफ्लेक्शन की स्थिति भी अधिक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरियालिस फोर्स स्ट्रांगेस्ट होता है नियर द पोल। इस बार पूछा था आपका जो 3 मार्च को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि कोरियालिस फोर्स स्ट्रांगेस्ट द नियर पोल एब्सेंट इन द इक्वेटर। कहने का अर्थ ये वह क्यों ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि इक्वेटर के पास वृत्त मतलब जो इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस है वो सबसे बड़ा है, वहीं ध्रुवों के जो सर्कमफ्रेंस है पोलर का उसका अक्षांशीय वृत्त छोटा है। ठीक है, इक्वेटर का जो सर्कमफ्रेंस आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, वहीं ध्रुवों पर कम मिलेगा। आप इसे समझ सकते हैं कि इक्वेटर के पास आप देखेंगे तो इसका सर्कमफ्रेंस आपको गोलाई में अगर देखें तो बहुत ज्यादा मिलेगा, और इक्वेटर के पास जो लेटीट्यूड रहेगा वो छोटा गोला हो जाएगा, नन्ही पॉइंट हो जाता है ना लास्ट में पोल के पास जाकर, तो इसलिए आपको कोरियालिस फोर्स यहाँ पे कम मिलता है इक्वेटर के पास, वहीं पोलर के पास आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसी कोरियालिस फोर्स के आधार पर फेरस लॉ और बायस बैलेट लॉ भी आया था। इसे समझने की कोशिश करते हैं। फेरस लॉ क्या कहता है कि जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में पवन प्रवाहित होता है मतलब कि चलता है हो रही है, यदि उस दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाया जाए, मतलब मान लीजिए हमारे सामने पवन आ रही है तो हम सामने खड़े हो जाएं, तो हवाएं जो विंड होती हैं वह उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े होने पर दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब साउथ हेमिस्फीयर में अगर हम खड़े हों सामने विंड के, तो वह बाईं ओर मतलब कि लेफ्ट की ओर हो जाएंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट हैंड की ओर घूम जाएंगी, और आपका साउथ हेमिस्फीयर में आपका मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ वो मुड़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बायस बैलेट लॉ क्या कहता है इसे समझिए। बायस जो थे वह डच मेट्रोलॉजिस्ट थे। ठीक है, डच विद्वान थे, मेट्रोलॉजिस्ट मतलब मौसम विज्ञानी थे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि यदि जिस दिशा की हवा आ रही है उस दिशा में पीठ करके खड़ा हुआ जाए, आज कहते हैं यदि जिस दिशा में हवा आ रही है उस दिशा में अगर हम पीठ करके खड़े हो जाए, मतलब समझिए जिस दिशा हवा आ रही है उसकी तरफ हम पीठ कर दे अपना, ठीक है, तो हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर आपको लो एयर प्रेशर मिलेगा आपको। ठीक है, वहीं अगर लो एयर प्रेशर आपको बाईं ओर दिखेगा, वहीं उच्च वायुदाब आपको दाहिनी ओर मतलब कि राइट हैंड की तरफ दिखेगा। यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, इसकी विपरीत स्थिति आपको मिलेगी। ठीक है, ये दाब क्या कहते हैं, ये प्रेशर का नियम है, ये पूछता भी है, इनका जो रहता है वो प्रेशर का नियम कहा जाता है, जो बायस बैलेट लॉ है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, विंड की स्पीड को कम कर देता है। देखिए धरातली सतह पर अगर पर्वत आ गए, पठार आ गए, तो ये सब क्या होता है, देखिए कि विंड चल रही है, पर्वत पठार आ गए तो रोक दिए, पेड़ पौधे आ गए तो वह विंड की स्पीड को रोक देते हैं, तो ये घर्षण फ्रिक्शन फोर्स का काम करती हैं। तो घर्षण फोर्स भी विंड की स्पीड को रोक देती हैं। एक होता है जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड को भी समझने की कोशिश करते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड में क्या होता है, जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मतलब पीजीएफ इक्वल हो जाता है कोरियालिस फोर्स सीएफ हो जाता है, तो इसी को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। ये एक सैद्धांतिक अनुमान है, ध्यान दीजिएगा, एक अनुमान है, अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब थियोरेटिकल अप्रॉक्सीमेशन मात्र है, ये कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना पीजीएफ मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ेगा, मतलब स्पीड जितना ज्यादा होगी उतना ही सीएफ कोरियालिस फोर्स उसे मोड़ देगी। कहने का अर्थ हुआ जितना ज्यादा विंड का स्पीड बढ़ेगा उतना वो कोरियालिस फोर्स काम करेगा और विंड की डायरेक्शन को मोड़ देगा। इसलिए हवाएं जो है आइसोबार के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, आइसोबार जो चलता रहता है उसी को पैरेलल हो जाती है विंड। इसी और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। स्थलीय एवं जलीय सतह के ऊपर निचले वायुमंडल में 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान दीजिए 500 मीटर पर समदाब मतलब सम आइसोबार लाइन के पैरेलल परंतु दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट के समकोण 90 डिग्री पर प्रभावित होने वाली वायु को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड भी कहते हैं। इसमें पीजीएफ इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो रहता है वह कोरियालिस फोर्स के बराबर होता है। तो इस चीज को हम जानते रहेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए पर्वत पठार है, ये जो है फ्रिक्शन लेयर, ये फ्रिक्शन लेयर का काम करती है घर्षण परत। देखिए विंड चलती है तो ये पर्वत पठार रोक के विंड का डायरेक्शन भी चेंज कर दे रहे हैं। और जियोस्ट्रॉफिक विंड 1000 मीटर या 500 मीटर की ऊंचाई पे चलती है। ठीक है,
ऊपर की तरफ, इसे हम जियोस्ट्रॉपिक लेयर कहते हैं। ठीक, आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हम धरातल की ऊंचाई पर जाने की कोशिश करते हैं। धरातल पे आपको हाई प्रेशर मिलेगा, क्योंकि जो जितने भी एटमॉस्फेरिक लेयर हैं वह धरातल पर जाते हैं और दबाव बनाए रखते हैं। सी लेवल पे आप देखो हाई प्रेशर बेल्ट मिलता है आपको। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब कह सकते हैं कि हाई प्रेशर बेल्ट नहीं बल्कि हाई प्रेशर उच्च वायुदाब आपको मिलेगा। ठीक है, सी प्रेशर पे तो 1004 मिली बार था और ऊपर जा रहे हैं तो 998 मिली बार है। अब क्या होता है, जब विंड का डायरेक्शन धरातल पे इस तरफ रहता है तो कोरियोलिस फोर्स थोड़ा सा घूमा रहता है और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है आपका इस तरफ बना रहता है। ठीक है, परपेंडिकुलर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर दबाव बना ही रहा है। विंड का डायरेक्शन जब जैसी ऊंचाई पे जाते हैं इस तरफ रहता है और कोरियोलिस फोर्स और भाग जाता है, और जैसे जैसी ऊंचाई पे जाते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कम हो जाता है। देखिए धीरे धीरे प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब लो प्रेशर हाई प्रेशर के लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड जो काम करने लगता है जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो जाता है किसने, कोरियोलिस फोर्स के बराबर। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स दोनों जब बराबर स्थिति आ जाती है तो उसे हम जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रश्न पूछा था जियोस्ट्रॉपिक विंड वास्तव में एक सैद्धांतिक अनुमान थियोरेटिकल अप्रोक्सीमेशन मात्र है, क्योंकि ये वास्तविक वायुमंडलीय संरचना में वास्तविकता के कोसों दूर है। ये कोई सही मतलब क्योंकि ये ऐसे अन्य भौगोलिक कारक हैं, सागर तल में ऊंचाई, घर्षण बल, उच्च आवाज, ये सब लिया जाता है। ध्यान दीजिए, पवन की दिशा विंड डायरेक्शन और पवन विंड स्पीड को समझने के लिए कुछ चीजें हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए विंड की दिशा विंड रोज ने किया था, फ्रांसिस ब्यूफोर्ड ने 1805-012 ब्यूफोर्ड स्केल दिया था, इसे हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो एक होता है विंड वेन। विंड वेन जो है विंड डायरेक्शन को ज्ञात करता है। ध्यान दीजिएगा, विंड वेन जो है विंड के डायरेक्शन को बताता है। एक होता है विंड रोजेज, जो मैंने भी बताया। तो मानचित्र पर मतलब मैप पर डायरेक्शन एंड स्पीड को दर्शाने को हम विंड रोजेज के द्वारा दर्शाते हैं। एक होता है सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ड ने 1805 में क्या किया, ब्यूफोर्ड स्केल दिया जो कि 0 से 12 के बीच में रहता था, रहता है, जो कि विंड वेलासिटी के बारे में बताता है, मतलब वायु के वेग द्वारा कितनी वेलासिटी है उसके बारे में ब्यूफोर्ड स्केल बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है, एक बार भी एग्जाम में पूछा था आपके 3 मार्च वाले में। और ये जो ब्यूफोर्ड स्केल है ये 0 से लेकर 12 के बीच में, इस ब्यूफोर्ड स्केल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ब्यूफोर्ड स्केल है 0 से लेके 12 के बीच में। इसमें जो 9 नंबर पे है इसमें थंडर स्टॉर्म आता है, और जो 12 नंबर पे है ये हरिकेन आता है। तो इसकी स्पीड बताई गई है, विंड वेग की घंटा की स्पीड है। तो देखिए थंडर स्टॉर्म आपका 75 से 87 आपके रहेगा किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, और वहीं पे आपका हरिकेन जो रहा 117 से ज्यादा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है ना। तो ये 0 से 12 के बीच में रहता है। पूछता भी है कि इसमें कौन कौन सी चलती है। एक होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो रहता है वो मेजर करता है विंड के स्पीड को। ठीक है, और एक होता है मेट्रोग्राफ। मेट्रियोग्राफ जो है ट्रिपल रजिस्टर होता है, इसमें विंड स्पीड, डायरेक्शन और सनशाइन, वर्षा सब कुछ देखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंड पवन वेग को मापने के लिए समान तौर पर एनीमोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, और मेट्रोग्राफ का ट्रिपल रजिस्टर यंत्र कहा जाता है। इसमें पवन वेग, विंड का स्पीड हो गया, विंड डायरेक्शन हो गया, धूप सनशाइन हो गया, वर्षा का अंकन किया जाता है। ठीक है।